Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We'll start a new topic today called bolted connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed an introduction to IS 800-2007 where we discussed various clauses of the code in great detail, as these clauses will be useful for us as we proceed in this subject. In today's lecture we'll be starting with connections. तो connections क्या होते हैं? Fabrication of structures between any two or more members joining through a point. तो जब आप फैब्रिकेट कर रहे हो किसी स्ट्रक्चर को बना रहे हो, तो आपको क्या करना होता है? दो या दो तीन मेंबर्स को हमें ज्वाइन करना पड़ता है, और आप उसको कैसे ज्वाइन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कनेक्शंस. सो मेथड्स ऑफ फैब्रिकेशन, कैसे आपने ये जॉइनिंग जो कनेक्शन आपने देना है ये किस टाइप से दे सकते हैं आप? या तो आप रिविट्स यूज कर सकते हैं, या बोल्ट्स यूज कर सकते हैं, या वेल्डेड जॉइंट्स यूज कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और थ्री. मतलब आप एक ही स्ट्रक्चर में रिविट भी यूज कर सकते हो कुछ लोकेशंस पे बोल्ट्स यूज कर सकते हो, कुछ लोकेशंस पे वेल्ड्स यूज कर सकते हो. ऑल्दो हम लोग बोल्ट्स या रिविट्स यूज करते हैं, दोनों को एक साथ यूज करना बहुत अनकॉमन है. IS 800-2007 मेनली बात करता है बोल्टेड कनेक्शंस की, ऑल्दो रिविट्स उसमें इम्प्लाइड है कि अगर आप रिविट्स यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड कनेक्शन. अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एक अच्छे कनेक्शन को बनाने के लिए? इट शुड बी रिजिड इनफ टू अवॉइड फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस विच मे कॉज फटीग फेलियर. अब क्या है कि जब आप कोई कनेक्शन बनाते हैं, जो कनेक्शन है वो ही डिटरमिन करता है आपके मेंबर की स्ट्रेंथ, क्योंकि जो वीकेस्ट पॉइंट होता है किसी भी मेंबर का वो वही होता है जहाँ पे आपने क्या दिया है? जॉइंट दिया है. तो जो कनेक्शन आप दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए? रिजिड इनफ. रिजिड इनफ का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस है, क्योंकि स्ट्रेस कभी पॉजिटिव हो जाएगा कभी नेगेटिव हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द लोड, कैसी लोडिंग हो रही है. तो अगर फ्लक्चुएशन हो रही है स्ट्रेसेस में, तो ऐसा ना हो कि वो फटीग फेलियर पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से फटीग फेलियर हो जाए, और फटीग से हमने देखा था कि क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है. तो फटीग फेलियर अवॉइड करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि जो कनेक्शन है वो काफी रिजिड हो. It should be such that there is the least possible weakening of the parts to be joined. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कनेक्शन की वजह से ही जो आपके मेंबर्स हैं वो क्या कर जा रहे हैं? वीकन हो जा रहे हैं. जैसे अगर आप कोई कनेक्शन बना रहे हैं, जब आप उसको कनेक्ट रिविट्स डाल रहे हैं या बोल्ट्स लगा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि उस टाइम पे या इनकी वजह से, बोल्ट्स या रिविट्स की वजह से जो आपका कनेक्शन है वो क्या हो जाए? वीकन हो जाए. सो ऐसा कोई मेथड हम नहीं यूज करेंगे. इट शुड बी सच दैट इट कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड. अब बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन मेथड नहीं होना चाहिए, इजीली इंस्टॉल हो जाना चाहिए. एक पॉइंट. नेक्स्ट है इसकी इंस्पेक्शन करना हमारे लिए आसान होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई जॉइंट बनाते हैं उसके बाद आप उसको क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे, ये देखने के लिए कि कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं रह गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हमने इंट्रोड्यूस कर दी है. और लास्टली उसको मेंटेन करना, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर्स जो है, आप एग्जांपल लेते हैं बोल्ट्स का, तो बोल्ट्स में आपको क्या करना होता है? रिपीटेडली टाइटनिंग करनी पड़ती है बोल्ट्स की, क्योंकि जैसे जैसे उसके ऊपर लोड आता रहता है ये बोल्ट्स क्या कर सकते हैं? लूजन कर सकते हैं. तो उसको हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ बोल्ट्स, बोल्टेड कनेक्शंस. तो मेंटेनेंस क्या होनी चाहिए? आसान होनी चाहिए. तो ब्रीफली डिस्कस करेंगे रिवेटेड कनेक्शंस, ऑल्दो ये लेक्चर और जो चैप्टर है हम किस पे फोकस करेंगे? बोल्टेड कनेक्शंस पे. तो रिवेटेड कनेक्शंस क्या है? पहले तो रिवेट क्या होता है? रिवेट ये एक इसका हेड है और यहाँ पे शैंक है. जो नॉमिनल डायामीटर है वो किसके इक्वल होता है? शैंक डायामीटर के इक्वल होता है रिवेट के केस में. रिवेट का हेड डायामीटर आप देख सकते हैं, इस एज से लेके इस एज तक जो भी डायमीटर है उसको क्या बोल रहे हैं हम? रिवेट हेड डायमीटर. नेक्स्ट इज द हेड ऑफ द रिवेट या रिवेट हेड हाइट. तो रिवेट हेड हाइट कितनी है हमारे पास?
जो ये हाइट हमारे पास अवेलेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस हाइट को हम क्या बोल रहे हैं, रिवेट हेड हाइट। तो ये वेरियस डायमेंशंस हैं रिवेट्स के। अब रिवेट्स को हम कैसे यूज करते हैं, आप रिवेट को इंसर्ट करेंगे और इस पार्ट पे हैमरिंग करेंगे। आफ्टर इट हैज बीन इंसर्टेड, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे ताकि ये भी क्या कर जाए, फ्लैटन हो जाए और दोनों साइड से आपका रिवेट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये हम रिवेटेड कनेक्शंस में यूज करते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस हैं रिवेट्स की, तो क्या है, ईज ऑफ रिवेटिंग। रिवेटिंग इजी है क्योंकि आपने जस्ट इसको इंसर्ट करना है और इस साइड से क्या करनी है, हैमरिंग करनी है, तो आसान है काम करना। फैब्रिकेशन चीप है क्योंकि एक बार आपने रिवेट ले लिया उसके बाद आपको सिर्फ हैमरिंग करनी है। रिवेट कनेक्शन इज परमानेंट इन नेचर, डज नॉट गेट लूज। जैसे मैंने बोल्टिंग की बात करी थी, बोल्ट्स में जो नट्स है उनको आपको रिपीटेडली टाइट करना पड़ता है आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम, पर यहाँ पे रिवेटेड कनेक्शंस में ये प्रॉब्लम नहीं है, परमानेंट इन नेचर है, लूज नहीं होते हैं। मेंटेनेंस भी इनकी क्या है, कम है। Riveted connection is possible without electricity in remote areas like unlike welded connections. अब क्या एक और क्या एडवांटेज है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जस्ट रिवेट इंसर्ट किया और फिर एक हैमर लिया और हैमरिंग कर दी इस एंड पे। बट वेल्डिंग के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के वेल्डिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए रिमोट एरियाज जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है या एक्सेस नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उन जगहों पे हम क्या प्रेफर कर सकते हैं, रिवेटेड कनेक्शंस प्रेफर कर सकते हैं। डिसिमिलर मेटल्स कैन ऑल्सो बी जॉइंट। डिसिमिलर मेटल्स मतलब एक आप, जरूरी नहीं है यहाँ पे हम स्टील स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो एक आपका स्टील भी हो सकता है, दूसरा एल्यूमिनियम भी हो सकता है, या कोई और मेटल भी हो सकता है जो आप समझें कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें ये दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स ज्वाइन करने हैं, तो वहां पे भी आप किसको यूज कर सकते हैं, रिवेटेड कनेक्शंस को यूज कर सकते हैं। In fact, even non-metallic joints are also possible with riveted connections. तो एक और एडवांटेज क्या है कि जरूरी भी नहीं है कि जो आप प्लेट्स या जो भी मेंबर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं वो मेटालिक ही हो, मेटल के ही हो, वो कोई और मेंबर, कोई और मटेरियल भी हो सकता है। तो नॉन मेटालिक जॉइंट्स में भी रिवेटेड कनेक्शंस प्रोवाइड करना आसान है। तो ये थे सारे एडवांटेजेस रिवेट्स के। अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस। जैसे मैंने आपको बताया, IS 800 जो है वो बोल्टेड कनेक्शंस पे फोकस करता है। तो जब हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वे करे रिवेट्स के, तो हमें लगा कि इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं और बोल्ट्स के एडवांटेजेस भी ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए हम प्रेफर किसको करें, बोल्टेड कनेक्शंस को। सो डिसएडवांटेजेस देखते हैं। नेसेसिटी ऑफ प्री हीटिंग द रिवेट्स प्रायर टू ड्राइविंग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिवेट है इसको आप इंसर्ट करते हैं, जो भी पंच आपने क्रिएट किया है उसमें इंसर्ट करने से पहले आपको इस रिवेट को क्या करना होगा, प्री हीटिंग करनी होगी, तभी आपकी हैमरिंग जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। सो प्री हीटिंग एक नुकसान या एक डिसएडवांटेज कि पहले हर रिवेट को प्री हीट करना होगा। नॉइज लेवल बहुत हाई है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली हैमर करेंगे। जब भी आप कोई रिवेट इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या करनी होगी, हैमरिंग करनी होगी, तो नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा होगी। स्किल्ड वर्कर इज नेसेसरी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कनेक्शन। अब यहाँ पे जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो कैसा इंसान चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप रिवेट्स को हैमर करते हो और उसका फाइनल करते हो कनेक्शन, तो बहुत बार होता है कि हैमरिंग के प्रोसेस में आपका रिवेट जो है वो डैमेज हो जाए, और अगर रिवेट आपका डैमेज हो गया है मतलब वो यूजफुल नहीं है, तो बहुत क्लोजली इंस्पेक्शन करनी पड़ती है रिवेटेड वर्क की या रिवेटेड कनेक्शंस की, टू मेक श्योर कि हर रिवेट जो है वो ढंग से प्लेस हुआ है। Cost involved in careful connection and removal of poorly installed rivets is the main reason कि हम riveted connections को यूज नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इंस्पेक्शन इंपॉर्टेंट है तो उसकी जो कॉस्ट पड़ती है हमें कनेक्शंस की या इंस्पेक्शंस की, वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। मोर ओवर, अगर आपको लगता है कि अच्छा हमें ये वाला रिवेट रिमूव करना है कि ये ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ है,
तो उसकी भी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कनेक्शन को वो वीकन भी कर देता है। तो ये मेन रीज़न है कि इसको रिमूव करके फिर से इंस्टॉल करना या इसकी इंस्पेक्शन करना अपने आप में ही एक टास्क है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। लेबर कॉस्ट हाई है क्योंकि आपको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि नाउडेज रिवेटेड कनेक्शंस आर अवॉइडेड और दे आर ऑब्सोलीट। नहीं हम यूज करते हैं, हम प्रेफर करते हैं बोल्टेड कनेक्शंस को ओवर रिवेटेड कनेक्शंस। अब रिवेट्स दो टाइप के होते हैं, पावर ड्रिवन रिवेट्स और हैंड ड्रिवन रिवेट्स। हैंड ड्रिवन रिवेट्स कोल्ड रिवेट्स होते हैं और पावर ड्रिवन रिवेट्स जो है वो हॉट रिवेट्स होते हैं। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे रिवेटेड कनेक्शंस के, क्योंकि हमारा टॉपिक मेनली किस पे फोकस करेगा, बोल्टेड कनेक्शंस पे। तो IS 800 जो है 2007, उसका क्लॉज 2.4 हमें बोलता है बोल्ट्स, नट्स एंड वॉशर्स जो आपने यूज करनी है बोल्टेड कनेक्शंस में, वो कौन से IS कोड्स को कंफर्म करनी चाहिए। सो बोल्ट्स, नट्स एंड वॉशर्स shall conform as appropriate to IS 1363 Part 1 to 3, IS 1364 Part 1 Parts 1 to 5, IS 1367 Parts 1 to 20, IS 3640, IS 3757, IS 4000, IS 5369, IS 5370, IS 5372, IS 5374, IS 5624, IS 6610, IS 6623, IS 6639, and IS 6649. The recommendations in IS 4000 shall be followed. तो ये बहुत सारे IS कोड्स हैं जो हमें स्पेसिफाई कर दिए हैं कोड ने और बोला है कि इनको फॉलो कीजिए। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर, अगर बाय चांस किसी एग्जाम में, वैसे चांसेस कम है बट कोई एग्जाम अगर इसको अपना MCQ क्वेश्चंस बना दे। नेक्स्ट इज क्लॉज 2.4, यही क्लॉज, bolts, washers and nuts should conform to the code IS codes mentioned where the strength properties of these parts are given. तो इन IS codes में दिया क्या है, strength properties दी हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो उसके पहले हम क्या देखते हैं, पार्ट्स देखते हैं कि एक बोल्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हेड से। तो ये आपके पास हेड है, फिर हमारे पास शैंक आता है। शैंक में आप देख सकते हैं कि कोई थ्रेडिंग नहीं हो रखी है। फिर यहाँ पे हमारे पास नट आता है, और यहाँ जो ये थ्रेड लेंथ है, नाम से ही पता चल रहा है कि इस लेंथ में क्या हो रखी है, थ्रेडिंग हो रखी है इस पार्ट में। तो थ्रेड लेंथ और ग्रिप लेंथ, जहां पे थ्रेडिंग हो रखी है उसको हम थ्रेड लेंथ बोल रहे हैं, और जहां पे थ्रेडिंग नहीं हुई है शैंक में उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रिप लेंथ बोल रहे हैं। सो दिस इज द नट। इस नट को आप रोटेट करके थ्रेड्स पे प्लेस करेंगे, और जो पूरी लेंथ है, थ्रेड लेंथ प्लस ग्रिप लेंथ, उसको कंबाइंड फॉर्म क्या बोलते हैं, हम उसको नॉमिनल लेंथ ऑफ अ बोल्ट। यहाँ पे एक किंक जैसा प्रोवाइडेड है, उसको बोला जाता है रन आउट। सो एडवांटेजेस ऑफ बोल्ट्स देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बोल्ट्स क्या है, एक तो यहाँ पे मैन पावर लेस लगती है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ बोल्ट इंसर्ट करना है और उसको नट को टाइट करना है। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स जो हम देखेंगे कि कितने टाइप के बोल्ट्स होते हैं, तो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स आर मच स्ट्रोंगर देन अ रिवेट। तो अब यहाँ पे क्या एडवांटेज हो गई हमें, कि जो स्ट्रेंथ है रिवेट के ऊपर हमारे पास बोल्ट्स में ज्यादा है। सो कैसे एडवांटेजेस हो गया, अगर आप 10 रिवेट लगा रहे थे तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टाइप के बोल्ट्स आपको सिर्फ 6 लगाने हो, तो नंबर ऑफ कनेक्शंस क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। नंबर ऑफ जो आपको बोल्ट्स लगाने हैं वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो मैन पावर भी क्या हो गई आपकी, रिड्यूस हो गई। that is they need less fasteners than rivet joints। ठीक है। नेक्स्ट इज बोल्टिंग ऑपरेशन इज मच फास्टर। अब यहाँ पे ना हैमरिंग करनी है आपको और ना कोई और एक्स्ट्रा काम करना है, तो इस वजह से जो बोल्टिंग ऑपरेशन है वो बहुत फास्ट है, जल्दी काम हो जाता है एज कंपेयर टू रिवेट्स विच रिक्वायर्स हैमरिंग। नेक्स्ट इज बोल्ट
इज अ बोल्टिंग इज अ कोल्ड प्रोसेस। आपको यहाँ पे जैसे पीछे हमने देखा था कि रिविट्स को हमें हीट करना पड़ रहा था, बट बोल्ट के केस में ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है फायर का। अब फायर का रिस्क हम देख सकते हैं कि वेल्डिंग में भी है और रिविट्स में भी है। रिविट्स में क्यों है? क्योंकि आप उसको हीट कर रहे हैं। और वेल्डिंग में क्यों है? क्योंकि वेल्डिंग तो इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रही है एंड आप एक स्पार्क इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी के आगे आप वेल्डिंग कर पा रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं आप वेल्डिंग रॉड को। तो फायर का जो रिस्क है वो बोल्टिंग के केस में नहीं होता है। बोल्ट्स कैन बी रिमूव्ड, रिप्लेस्ड एंड रीटाइटन्ड इजीली। तो आप अगर आपको लगता है ये पर्टिकुलर बोल्ट ठीक नहीं है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं और रीटाइटन टाइट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था बोल्ट्स लूजन हो जाते हैं विद टाइम बहुत आसानी से। इन द इवेंट ऑफ फॉल्टी बोल्टिंग, अगर आपको लगता है कि ये बोल्ट ठीक नहीं है या ठीक से इंसर्ट नहीं हुआ है, डैमेज्ड बोल्ट है, किसी भी वजह से एक्सीडेंट या हजार्ड्स की वजह से, आप उसको इजीली रिप्लेस, रिटाइटन या रिमूव कर सकते हैं, जो वेल्डिंग और रिवेटिंग के केस में ऑप्शन नहीं है। वेल्डिंग तो एक बार ही हो गई तो वैसी ही रहेगी। सिमिलरली रिवेटिंग, रिवेटिंग में आप उसको रिप्लेस और रिमूव कर तो सकते हैं, पर वो अपने आप में एक बहुत टीडियस और बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो इसलिए उसको करना ना करना एक ही बात हो जाती है। So next is, since more number of rivets are required to create a connection, the number of holes required will be more in a plate, hence reducing the strength of the plate significantly. एक और advantage bolt का या फिर disadvantage rivet का, वो क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई प्लेट या कोई भी मेंबर ले रहे हैं, कोई फ्लैट मेंबर ले रहे हैं, उसमें मैं रिवेटिंग कर रही हूँ और रिवेटिंग के लिए मुझे लेट्स से 9 रिविट्स प्रोवाइड करने हैं, तो 9 प्लेसेस पे मुझे पंचिंग करनी होगी। जब मैं 9 प्लेसेस पे पंचिंग करूंगी तो इफेक्टिव जो आपके पास लेंथ बच रही है या जो स्ट्रेंथ है आपकी इस प्लेट की, अभी हम बोल्ट की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? प्लेट की बात कर रहे हैं। तो उस प्लेट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपने उसमें इतने सारे पंच होल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। तो प्लेट अपने आप में अपनी स्ट्रेंथ क्या कर देगा? लूज कर देगा। मतलब मेंबर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, तो कनेक्शन से हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? वीकनिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हमने देखा था कि एक गुड कनेक्शन जो है वो वीकनिंग इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए उसको। नेक्स्ट है, whereas in bolting less holes are required in case of bolts, hence the net effective area of the plate is high in case of bolting, therefore higher strength. अब अगर हम bolting की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि number of bolts required will be less, तो हो सकता है कि हम कितने बोल्ट्स में काम कर लें? 6 बोल्ट्स में काम कर लें। तो अगर हम 6 बोल्ट्स में काम कर पा रहे हैं तो हमने क्या कर दिया? जो नेट इफेक्टिव एरिया है प्लेट का उसको इंक्रीज कर दिया। और नेट इफेक्टिव एरिया इंक्रीज करने का मतलब है कि आपने अपनी प्लेट की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं किया। तो ये भी एक एडवांटेज है बोल्टेड कनेक्शंस की ओवर रिवेटेड कनेक्शंस, इसीलिए IS 800 2007 बोल्टेड कनेक्शंस को प्रेफर करता है। अब ऑब्वियसली अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? Disadvantages of bolted connections. Bolted connections have lesser strength in axial tension as the net area of the root of the thread is less. अब जब axial tension आ रही है, अगर आप बोल्ट पे ही axial tension प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है, क्योंकि रूट ऑफ द थ्रेड इज लेस, नेट एरिया एट द रूट ऑफ द थ्रेड इज लेस। हमने देखा था रन आउट के केस में किंक बनाया था, वहां पे इफेक्टिव डायामीटर क्या था? कम था। तो जब इफेक्टिव डायामीटर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एक्सियल टेंशन के केस में जो स्ट्रेंथ है बोल्ट की वो कम हो जाती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर वाइब्रेटरी लोड्स द स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड इफ द कनेक्शंस गेट लूजेंड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो बोल्ट्स हैं वो विद यूज क्या हो जाते हैं? लूजन हो जाते हैं, स्पेशली कब? वाइब्रेटरी लोड्स में। हमें कब ध्यान रखना पड़ता है? जैसे हम किसी ब्रिज की बात कर रहे हैं, ब्रिज से जब
व्हीकल क्रॉस होती है या कोई रेजिमेंट क्रॉस होती है तो वो वाइब्रेशंस इंट्रोड्यूस करती है आपके ब्रिज पे। और अगर वहां पे कनेक्शंस आपके बोल्टेड कनेक्शंस हैं तो वो कनेक्शंस लूजन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वाइब्रेटरी लोड उसको लूज कर देगा। और अगर वो बहुत ज्यादा लूज हो गए तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए जो बोल्टेड कनेक्शंस हैं उसमें हमें मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी रहता है। Unfinished bolts have lesser strength because of non-uniform diameter. Therefore, more number of bolts, hence lesser strength due to lesser area. अब ये एक टाइप के bolts होते हैं, ordinary bolts भी होते हैं, unfinished bolts भी होते हैं। तो जो वो बात कर रहा है unfinished bolts की, उसमें क्या है कि स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ कम है तो रिविट्स वाली ही प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ बोल्ट होल्स जो आपको प्रोवाइड करने होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे और आपकी प्लेट की स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, क्योंकि नेट इफेक्टिव एरिया क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। आर्किटेक्चरली देखने में हमें बोल्ट्स इतने अच्छे नहीं लगते हैं, जितने बाकी दो कनेक्शंस नीट एंड क्लीन होते हैं उतने नीट एंड क्लीन और वो कनेक्शंस बोल्टिंग में हमें नहीं देखने को मिलते। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट्स जो हम बात कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू मटेरियल एंड स्ट्रेंथ। अगर आप मटेरियल और स्ट्रेंथ की बात करो तो दो टाइप के बोल्ट्स होते हैं, ऑर्डिनरी स्ट्रक्चरल बोल्ट्स या फिर हाई स्ट्रेंथ स्टील बोल्ट्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ शैंक, जो हमने शैंक देखा था। तो अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, अनफिनिश्ड बोल्ट्स को और क्या नाम है, और क्या नाम है, ब्लैक बोल्ट्स। तो बहुत बारी हम ब्लैक बोल्ट्स देखेंगे टेक्स्ट में लिखा हुआ। नेक्स्ट इज टर्न्ड बोल्ट्स, नेक्स्ट इज हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। ये अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ शैंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप bolts are used in case of high load। अभी हमने पीछे देखा था कि जो हाई स्ट्रेंथ bolts होते हैं उनकी स्ट्रेंथ भी क्या है, ऑब्वियसली नाम में ही है कि ज्यादा है। तो आप उनको कहाँ यूज करोगे, जहां पे लोड क्या है, ज्यादा है। और लोड क्योंकि ये ज्यादा ले सकते हैं तो नंबर ऑफ बोल्ट होल्स जो आपको प्रोवाइड करने होते हैं वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू पिच एंड फिट ऑफ थ्रेड, तो स्टैंडर्ड पिच बोल्ट है, फाइन पिच बोल्ट है, कोर्स पिच बोल्ट है। तो ये डिफरेंट टाइप के बोल्ट्स हैं जो पिच और थ्रेड के बेसिस पे है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द हेड एंड नट, तो जो शेप किसकी, हेड की, हेड ऑफ द बोल्ट, और नट की, उसके हिसाब से हमने क्लासिफाई कर रखा है। स्क्वायर बोल्ट, तो हेड कैसा होगा या नट कैसा होगा, स्क्वायर होगा। हेक्सागोनल, हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स। तो आपके नट के भी कितने साइड्स होंगे, या बोल्ट हेड के भी कितने साइड्स होंगे, 6 साइड्स होंगे। नेक्स्ट इज लैप डिस्टेंस। अब लैप डिस्टेंस क्या होता है, जब आप दो मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ ओवरलैप प्रोवाइड करना है, क्योंकि इसी ओवरलैप पे आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, अल्टीमेटली बोल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ओवरलैप आप प्रोवाइड कर रहे हैं इसको हम क्या नाम दे देते हैं, लैप डिस्टेंस नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला प्लेट या मेंबर और ये वाले मेंबर के बीच में लैप ओवरलैप कितने का है, इतने डिस्टेंस का है। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, लैप डिस्टेंस। तो ओवरलैप डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज कॉल्ड द लैप डिस्टेंस। बाकी के टर्म्स पिच, गेज, एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं along with the clauses of IS 800 2007. So I hope this video lecture was useful to you. Thank you and stay tuned.